नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी ममता तू न गई मोरे मन ते। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए ममता तू न गई मोरे मन ते। ठंडी हवा का एक झोंका आकर मेरे हाथ की बुनाई को सरसरा गया। कंधे से खिसकता शॉल ठीक करते हुए मुझे भीमा की याद हो आई। मैंने सहमते हुए इनकी ओर देखा, जो सर्दी से पूरी किलेबंदी किए हुए ऑफिस की फाइलें देख रहे थे। आज तो बहुत सर्दी है, मैंने प्रस्ताव की भूमिका बांधते हुए कहा, पर उन्होंने शायद मेरी बात सुनी ही नहीं, या क्या पता सुन भी ली हो, पर उत्तर में पेन की सरसराहट के सिवा कुछ नहीं मिला। भीमा को अंदर ले लूं? बाहर तो बहुत सर्दी है, मैंने साहस करके पूछ ही लिया। इस बार बात उनके कानों तक गई। भीमा के नाम से ही उनकी नाक भौं चढ़ जाती है। आज भी उनमें कुछ अंतर नहीं आया। तुनक कर बोले, तुम क्या जमादार से कह नहीं सकती कि उसे रात में अपने घर रखा करो? वह तो जैसे इस बला को तुम्हारे गले मढ़कर निश्चिंत हो गया है। कल कह दूंगी, लेकिन आज, मैंने आजिजी के साथ कहा और वाक्य अधूरा ही छूट गया। ले आओ, पर सुलाओगी कहाँ? ठीक तो था, इस बंगले में हर कमरे का अपना एक नाम था, एक व्यक्तित्व था। कोई भी कमरा एक अनाथ दरिद्र बालक को रात में शरण देने के लिए नहीं बनाया गया था। मैं देख लूँगी, कहती हुई मैं उठ खड़ी हुई। अधिक सोच विचार से बात बिगड़ने का डर था। दरवाज़ा खोलते ही हवा तीर की तरह शरीर में चुभने लगी। बड़े साहस के साथ मैंने बरामदे में पैर दिया। रेलिंग के सहारे मेरी दी हुई एक फटी दरी और कंबल में लिपटा हुआ वह गुड़ी मुड़ी होकर पड़ा था। उसकी बाल सुलभ नींद तोड़ने की सामर्थ्य ठंड में नहीं थी। मैंने बड़ी कठिनाई से उसको जगाया। निंदियाई आंखों को बिना खोले ही उसने पूछा, क्या काम है माँ जी? मेरा मन पसीज उठा। हाय रे दुर्भाग्य, बेचारा नींद में भी कुछ और नहीं सोच सकता। उठ तो, मैंने ज़बरदस्ती उसे उठाते हुए कहा और अंदर ले चली। एक के बाद एक कमरे पार करती हुई किचन के पास वाले कमरे में आकर मुझे लगा, यहाँ भीमा को सुलाया जा सकता है। कोने में रखी हुई फर्शों में से एक चौड़ा करके मैंने ज़मीन पर बिछा दिया और उसे सोने के लिए कहा। वह तो जैसे नींद में ही चल रहा था। इशारा पाते ही लेट गया। मेरी ओर कृतज्ञ नज़रों से एक बार देखा और बस सो गया। वहीं खड़ी खड़ी मैं उसका निद्रित मुख निहारती रही। उसका धंसा हुआ चेहरा अब काफ़ी भर आया था और मेरे पति के शब्दों में यह हमारे ही टुकड़ों का प्रभाव था। याचना के स्थान पर उसके मुख पर एक आश्वस्त भाव था, जो बड़ा अच्छा लग रहा था। जब खड़े खड़े पैर जमने से लगे तभी मैं वहाँ से हिल सकी। बाहर आई तो देखा कि अपना काम समाप्त कर वह मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ी देर कर दी, लोरी वगैरह सुना रही थी क्या? उन्होंने चोट की, पर मैंने प्रतिवाद नहीं किया। अपनी बुनाई उठाकर रख दी और सोने की तैयारी करने लगी। बिस्तर में पड़े पड़े मैं सोच रही थी, मुझ में कितना अंतर आ गया है। पहले हम दोनों एक दूसरे पर चोट करते नहीं थकते थे। हम दोनों के स्वभाव में कहीं कोई मेल नहीं था। हम लोगों के यहाँ विवाह में रूप रंग, धन वैभव, शिक्षा आदि की तो बड़ी छानबीन की जाती है, पर जिस आधार पर वैवाहिक जीवन का संपूर्ण आनंद निर्भर करता है, उसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। दिन प्रतिदिन के इन कलह नाटकों के बीच मेरे मन में एक आशा रहती थी, किसी दिन कोई नन्हा सा जीव आकर हमारे बीच की खाई को पाट देगा। पर एक एक कर 5 वर्ष बीत गए और निराशा और अधीरता ने मुझे जकड़ लिया। इसी आवेग में एक दिन मैं अपनी परिचित लेडी डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई, जो अब तक सिर्फ एक आशंका भर थी, एक कटु सत्य बनकर सामने छाने लगी। मुझे संभलने में काफ़ी समय लगा। स्वस्थ चित्त होने पर मैंने सोचा, किसी न किसी तरह इस एकाकीपन को भरना ही होगा। अपनी एक सहेली के परामर्श पर उसी के साथ मैं अनाथालय गई और मन ही मन 2 वर्ष का एक स्वस्थ बालक पसंद भी कर लिया।
उसके संबंध में आश्रम के अधिकारियों से बातें करने पर पता चला कि यह उत्तरदायित्व तो मेरा अकेली का ही तो नहीं है, अतएव दोनों की स्वीकृति की आवश्यकता है। मैंने सोचा था कि वर्तमान परिस्थिति में इन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी, पर मेरा अनुमान कितना गलत था। वे तो सुनते ही बरस पड़े। क्या वाहियात बात है, पता नहीं किस वंश गोत्र का बच्चा उठाकर लाओगी और छाती से लगाकर पालोगी। जानती तो हो नहीं वहाँ किस तरह के बच्चे आते हैं। घर में क्या बच्चे नहीं हैं? हैं तो, पर अपना बच्चा कौन हमें दे देगा? मैंने कुछ कहना चाहा। भैया के यहाँ से ले आएंगे, उनके यहाँ तो अभी कारखाना चालू है। और अपने इस विनोद पर वे ठठाकर हंस पड़े। मुझे अच्छा नहीं लगा। बड़े भाई के प्रति उनकी इस अभद्र टिप्पणी से मुझे ग्लानि हो आई। जीवन के हर क्षेत्र में आशातीत सफलता ने उनके अहम को बहुत बढ़ा दिया था। इसी से अक्सर उचित अनुचित का विचार भी उन्हें नहीं रह जाता था। एक दिन हम घर के लिए रवाना हो गए। गांव में बड़े भैया बड़ी कठिनाई से अपनी गृहस्थी चला रहे थे। उस अनुपात में हमारी सहायता समुद्र में बूंद के समान होती थी। भारी खर्चा था। 6 बच्चे थे, 7वां आने वाला था। हमारे प्रस्ताव पर भाभी रुआंसी हो गईं, परंतु बड़े भैया ने यत्नपूर्वक उन्हें समझा दिया कि हम बच्चे के बिना दुखी हैं। दिल तोड़ना ठीक नहीं। फिर जब इस प्रश्न पर भावुकता से ऊपर उठकर उन्होंने भी विचार किया तो उन्हें भी इसमें अच्छाई ही नज़र आई और चौथे ही दिन हम विजय को लेकर चल पड़े। विजय उनका चौथे नंबर का बच्चा था, बड़ा ही हंसमुख और बातूनी। इससे पहले जब जब मैं गांव आई थी, इससे मेरी खूब पटती थी। रेल यात्रा और शहरवास की कल्पना ने उसे जैसे खुशी से भर दिया था। उसकी खुशी देखकर भैया और भाभी भी आश्वस्त हो गए थे। उसके आनंद में 4 चांद लगाने के लिए घर आते ही मैंने उसे खिलौनों और कपड़ों से माला माल कर दिया। एक पूरा का पूरा कमरा अपने अधिकार में पाकर वह फूला न समाया। खुशियों की इस बाढ़ में माँ बाप की याद एक धुंधली रेखा बनकर रह गई। किंतु इनसे मेरा यह सुख न देखा गया। आते ही उन्होंने विजय को आचार व्यवहार के पाठ देना प्रारंभ कर दिया। विजय, नंगे पाँव मत घूमा करो। विजय, सोफे पर पाँव मत रखो। खाते समय आवाज़ मत किया करो। कोई चीज़ मिलने पर थैंक यू कहा करो। यहाँ तक कि अपने कमरे में अकेले सोने के लिए ही उसे बाध्य किया गया। मैंने कई बार समझाया, गांव का लड़का है, 10 जनों के बीच से उठाकर हम इसे लाए हैं। ज़रा यहाँ की ममता हो जाने दो, धीरे धीरे सीख जाएगा। परंतु किसी की बात मान लेना उन्होंने जाना ही नहीं था। तुनक कर कहते, आदतें शुरू से ही डाली जाती हैं। एक बार लाड़ करके सिर चढ़ा लिया तो खूब नाम रोशन करेगा। वे अभी से उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे और इसलिए अधिक सतर्क थे। परंतु इसका परिणाम वही हुआ जिसका मुझे डर था। बेचारा बच्चा हमेशा सहमा सहमा सा रहने लगा। खाते खेलते उसे यही खटका रहता कि कहीं कुछ भूल तो नहीं हो रही है। नियम और अनुशासन के कठोर बंधन के बीच उसका नन्हा सा मन मुरझाने लगा। उधर स्कूल में भी कुछ ऐसा ही वातावरण था। हमने उसको शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में भर्ती करवाया था। वहाँ भी वह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता था। 6 महीने बीतते बीतते मेरी यह धारणा हो गई कि इस निरीह बालक पर अब और अधिक अत्याचार करना ठीक नहीं होगा। बड़ी कठिनाई से मैंने इन्हें गांव जाने के लिए राज़ी किया। घर जाने की बात सुनते ही विजय के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। दौड़ दौड़ कर वह अपना सामान इकट्ठा करने लगा। वह अपनी एक भी चीज़ यहाँ छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि फटे कपड़े और टूटे खिलौने भी उसने ठूंस ठूंस कर भर लिए। पूरे रास्ते भर वह घर की बातें करता रहा। लग रहा था जैसे इतने दिनों यहाँ रहते हुए भी उसका मन वहीं था, अपने भाई बहनों के बीच। उसने कभी मुझसे इतनी बातें नहीं की थी, परंतु आनंद के आवेग ने उसका सारा संकोच दूर कर दिया था। घर पहुँचते ही मानो वह वहीं का हो गया। इतने दिनों जिन खिलौनों से वह डर डर कर खेलता था, अब बड़े उत्साह से उसका प्रदर्शन कर रहा था। सबको बड़ी तन्मयता से अपने दोस्तों के बारे में, स्कूल के बारे में बतलाए जा रहा था। पता नहीं कितने दिनों की संचित गाथा थी
खत्म ही नहीं हो रही थी। बच्चे को दुबलाया देखकर भाभी जी ने केवल बेवश आंखों से मेरी ओर देखा। मेरी स्थिति ऐसे अपराधी की सी थी जिसे दया करके छोड़ दिया गया हो। दोनों भाइयों में पता नहीं क्या विचार विमर्श हुआ, पर चलने के समय ज्ञात हुआ कि हमारे साथ विजय तो चलेगा ही, साथ ही उसका छोटा भाई पप्पू और बड़ी बहन मुन्नी भी चलेंगे। भाभी जी की आंखें फिर भर आईं, पर गोद के बच्चे की ओर देखकर उन्हें मौन रह जाना पड़ा। विजय अब एकदम अकेला नहीं रहेगा, यह सोचकर ही उन्होंने अपने को सांत्वना दे ली। बच्चों के आते ही घर भर उठा। इनकी आचार संहिता की अब कोई उतनी परवाह नहीं करता। मुन्नी थी तो 12 साल की ही, पर बड़ी चतुराई से दोनों भाइयों की संरक्षिका बन बैठी। बातें ऐसी लच्छेदार करती कि बड़े बड़े भी मात खा जाएं। यद्यपि मेरा दिन भर उनकी देखभाल में बीतता था, पर प्रत्यक्ष रूप से उन्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। चाहने पर भी इन बच्चों के साथ मेरे आत्मिक संबंध नहीं जुड़ सके थे। एक दिन की बात याद आती है। मिसेज मेहरा और मैं लॉन में बैठे निटिंग कर रहे थे। उनका राजू बार बार ऊन को उलझाता या कभी सलाई खींच देता। वे बड़ी परेशान हो रही थीं और उसे डांट रही थीं, परंतु उस डांट में कितना माधुर्य और प्यार था। मुझे यह सब देखना बड़ा अच्छा लग रहा था। सहसा किसी प्रेरणा से मैंने अपने आप को झटका दिया और ऊन का गोला छिटक कर दूर जा गिरा। जैसी कि मेरी अपेक्षा थी, पप्पू गोले की तरफ दौड़ा। दोपहर को विजय और मुन्नी स्कूल चले जाते थे, तब वह मेरे ही आसपास खेला करता था। इसी से काफ़ी हिल गया था। मेरी इच्छा थी कि वह भी कुछ शरारत करे, मैं भी उसे प्यार भरे स्वर में फटकारूं, पर वह तो एक सज्जन प्राणी की तरह ऊन का गोला गोद में रख गया। मिसेज मेहरा बोली, देखा राजू, कितना राजा बेटा है वह, अपनी आंटी को ज़रा भी परेशान नहीं करता। उस प्रशंसा से पुलकित होकर मैंने पप्पू के गाल थपथपा दिए। प्रशंसा और प्यार पाकर उसे वाणी मिल गई। बोला, आंटी जी, मुझे अम्मा ने कहा था कि राजा बेटा बनकर रहना, आंटी को तंग मत करना। उसकी बात सुनकर उसके गालों पर रखा मेरा हाथ जड़ हो गया। कितनी निष्ठुर कल्पना है। बच्चे से उसका बचपन छीनकर उन्होंने मुझे सुख देना चाहा। शायद मैं इस योग्य नहीं कि बालक को उसकी संपूर्ण स्वाभाविकता के साथ स्वीकार कर सकूं। ओफ, कितनी असहाय थी मैं, पानी के किनारे रहकर भी प्यासी। इससे भी कठोर एक प्रसंग भुलाए नहीं भूलता। उस दिन कोई त्यौहार था। ये टूर पर गए हुए थे। संधि का लाभ उठाकर मैंने बच्चों को दिन भर सैर करवाई, तरह तरह की चीज़ें खिलाईं, और रात को जब घर लौटे तो बुरी तरह लदे हुए थे, खिलौने, फल, कपड़े और भी ना जाने क्या क्या। उस रात को बंगले के सब किवाड़ आदि बंद करने के बाद रोज़ की तरह मैंने बच्चों के कमरे में झांका। आनंद की उत्तेजना ने शायद उन्हें अभी सोने नहीं दिया था। विजय कह रहा था, दीदी, आंटी कितनी अच्छी है ना, हम लोगों को कितना प्यार करती हैं। दीदी ने मुंह बिचकाकर कहा, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जानते हो, बाबूजी ने पढ़ाया नहीं होता तो क्या आज चाचा जी इतने बड़े अफसर बनते। अम्मा कह रही थी कि इनके बच्चे नहीं हैं, इसी से हम लोगों को पास बुला लिया है। गरीब घर की उस अकाल प्रौढ़ा के तर्कों को अधिक सुनने की शक्ति मुझ में नहीं थी। जीवन का सारा रस जाता रहा। घर उस दिन से एक बोर्डिंग स्कूल की तरह हो गया। उसमें कर्तव्य तो सभी निभा रही हूँ, पर प्राणों का संचार कहीं नहीं है। फिर इन्हीं दिनों जमादार एक दिन शाम को भीमा को लेकर हाजिर हुआ। उसने रो रो कर जो बतलाया, उससे ज्ञात हुआ कि हाल ही की बाढ़ में उसके बहन बहनोई जल समाधि ले चुके हैं। भाग्य के दोष से यह अभागा लड़का बच रहा। कल ही रात गांव से आया है। जमादारिन किसी भी तरह उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। फिर रो रो कर पत्नी का समर्थन करता हुआ बोला, हुजूर, वह भी क्या करे, घर में पहले ही 4-5 कच्चे बच्चे हैं, उन्हीं को तो पेट भर जुड़ता नहीं। आपका ऊंचा भाग है मालिक, आपकी जूठन खाकर पड़ा रहेगा और जो भी काम बताएंगी करता रहेगा। रोना और गिड़गिड़ाना हमारे जमादार की खास कला है। इससे उसके मालिक के अहम भाव का पोषण भले ही होता हो, पर मुझे वह जरा भी नहीं सुहाता।
नौकरों की एक पलटन वैसे ही घर में थी, फिर यह 8-10 साल का लड़का भला मेरे किस काम आएगा। मैंने बड़ी कठोरता से जमादार की युक्तियों का खंडन कर उसे भगा दिया। रात को जब बाहर के दरवाजे बंद करने लगी तो द्वार के पास एक सिमटी सिमटी आकृति देखी। बत्ती खोलते हुए मैंने कड़क कर कहा, कौन है? माँ जी, मैं हूँ भीमा। और इतना कहते कहते वह भरभरा कर रो पड़ा। मैं तो घबरा सी गई। बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। मालूम हुआ कि मामा ने उसे कड़ी ताकीद कर दी है कि मालिक के चरण पकड़ लेना और यहीं रहना। जमादार ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बड़ी ममता हो आई। अभी अभी तो बेचारे के सिर का साया उठ गया है। किसी संबंधी के द्वार भी उसके लिए नहीं खुले हैं। अभागा लड़का एक अपरिचित नारी से दया की याचना कर रहा है। उस याचना की भाषा भी उसकी अपनी नहीं थी, ऊपर से थोप दी गई थी। सुनने में अरुचि होती थी। अच्छा, सो जा यहीं, कल देखा जाएगा। मैंने अंदर जाकर उसके लिए जीर्ण दरी और कंबल खोज निकाला। तभी याद आया, शाम ही से तो यहाँ है, क्या पता भूखा भी होगा। किचन में देखा, 2-4 फुलके पड़े थे। एक कटोरी में दूध और उसके ऊपर रोटियां रखकर मैंने उसे दे दी, और साथ ही बिस्तर भी। जिस गति से उसने खाना खाया उससे उसकी भूख का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मुझे रात भर नींद नहीं आई। उसका आंसू भरा चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम जाता। अपने आप पर झुंझलाहट भी हुई। संसार में कितने ही अभागे जीव हैं, हम किस किस को सहारा दें। पर इस तर्क से मन को शांति नहीं मिली, और सुबह उठने तक मैं निर्णय कर चुकी थी कि इसे अब इस निर्मम संसार में अकेले ही ठोकरें नहीं खाने दूंगी। जैसा कि मुझे डर था, इन्होंने बहुत तूफान मचाया। यह अंगुल भर का छोकरा क्या काम करेगा? इन गंवारों का खाना बहुत महंगा पड़ता है। तुम्हें ढंग के नौकर नहीं मिल सकते थे? लेकिन मैं उन्हें जवाब भी न दे सकी, और वह घर में रह गया, घर का प्राणी बनकर। अभिभावकहीन उस बालक का हितबोध बहुत ही प्रबल था। शीघ्र ही वह जान गया कि इस घर में उसका बंधु कौन है। बस दिन भर मेरे आगे पीछे घूमा करता। कभी उसकी निरीहता पर प्यार आता, कभी तंग आकर झिड़क भी देती। पर माँ से पिटने पर जैसे बालक उसी की गोद में मुंह छिपाकर रोता है, वह मेरी ओर करुणा नेत्रों से देखने लगता। उन आँखों में झांकने पर लगता, यह भी तो मेरी तरह असहाय है, अकेला। और तब संवेदना से मन भर उठता। उसके प्रति मेरे बढ़ते हुए वात्सल्य को इन्होंने बड़ी जल्दी लक्ष्य कर लिया। वे बार बार टोकते। संतान की भूख मुझे इतने निचले स्तर पर ले आएगी, ऐसी उन्हें आशा नहीं थी। ममता का भी भला कोई स्तर, कोई अनुपात होता है। पर यह बात किसे समझाऊं? मुझे तो यह रिश्ता हुआ घाव लेकर ही जीना है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।